हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ड के बारे में। हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं बेटा एनसी नीट रिवीजन सीरीज के बारे में। हम यहाँ पे एनसीईआरटी को नीट के पर्पज़ के हिसाब से हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे। अब आपको पता है इम्पोर्टेंट है कि हम पिछले अगर 4-5 साल के पेपर उठा के देखते हैं हम, तो नीट के अंदर बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन हमारी पूछ ली गई है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकें और उनके पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें हमारे ना। मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज किया है कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसको मैंने पैराग्राफ की तरह की जगह मैंने उसमें पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि क्योंकि पॉइंट्स में पढ़ना बड़ा आसान होता है, समझना आसान होता है। और तो हमने यही चेंज किया है थोड़ा सा कि हमने जो एनसीईआरटी है जो पैराग्राफ में हमारी रिटर्न की गई है बेटा, उसको हमने क्या किया, पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि आप तुरंत आप पॉइंट्स को आंखों एक बार पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आपको याद हो भी जाती है और तुरंत रिवीजन करने में आपको बेनिफिट भी इसमें देखने को मिलता है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं द लिविंग वर्ड के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले नाम आता है बेटा हमारा द लिविंग वर्ड के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर बात करते हैं तो अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आता है। अर्नेस्ट मेयर साहब को द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया है बेटा हमारा। डार्विन आपको खुद को मालूम है कि इवोल्यूशन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी गई थी, नेचुरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कहा था, और डार्विन का बहुत बड़ा एक नाम था हमारा, है ना। डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में बताया था, तो उनका बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नाम हुआ था हमारा। तो अर्नेस्ट मेयर साहब को भी, है ना, डार्विन के इक्विवेलेंट माना गया है बेटा हमारा, ठीक है ना। इसलिए डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इनको कहा गया। क्यों कहा गया इनको बेटा? क्योंकि इन्होंने जो आज के टाइम पे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बेटा स्पीसीज के बारे में जो बात की गई है बेटा, जो डेफिनेशन दी जाती है वो डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर साहब ने ही दी थी। बायोलॉजिकल द पायोनियर द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज इन्होंने दी थी। स्पीसीज क्या चीज होती है बेटा? हमारी दो प्रजातियां जो नेचुरल वे में आपस में जनन करके अपने समान फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को बना सके, यानी कि दो प्रजातियां जो आपस में नेचुरल वे में जनन करके अपने समान है ना बच्चों को पैदा कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपस में प्रजाति कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। और ये बात डेफिनेशन किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर साहब ने बात की थी। आगे चैप्टर का नाम ही हमारा बेटा क्या है? लिविंग वर्ड के बारे में, यानी कि हमें मालूम करना है कि लिविंग क्या चीज़ है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग को हम कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग से हमारा। तो यही इस चैप्टर के अंदर बताया गया और एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स को हमारा यहाँ पे दिया गया है बेटा हमारा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिए हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी लिविंग के अंदर प्रेजेंट है। पर यहाँ पे एक पॉइंट और उन्होंने बात को साथ साथ कहते चाहे, डिफाइनिंग कैरेक्टर। दूसरी बात जो उन्होंने की गई है वो क्या कही है? उन्होंने डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई है हमारे। अब डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या चीज होते हैं बात करते हैं, यानी कि कैरेक्टर और डिफाइनिंग कैरेक्टर में क्या चीज का अंतर है। यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर उन्हें कहते हैं जिसके अंदर यानी कि किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं हो, यानी कि किसी के अंदर वो डिफाइनिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है तो आप 100% श्योरली कह सकते हैं कि वो चीज क्या है? हमारी लिविंग है। क्या है? हमारी लिविंग है। और कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग में भी देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है नॉन लिविंग में भी देखने को मिले हमारा। इसके आधार पर आप लिविंग को और नॉन लिविंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते बेटा हमारा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमारे। तो जो पहला कैरेक्टर की बात की है वो की गई है ग्रोथ के बारे में। किसकी बात की गई है? ग्रोथ के बारे में। तो जो ग्रोथ होता है बेटा उसके ट्विन कैरेक्टर होते हैं, दो पैरामीटर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। तो जो ग्रोथ होती है एक तो उसमें मास में इंक्रीमेंट होता है उसके अंदर, और दूसरा होता है उसके नंबर्स में इंक्रीमेंट होता है। यानी कि जो ग्रोथ होती है अगर किसी के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं, और किसी के मास में यानी कि वजन में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? हम ग्रोथ कह सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के अंदर बेटा जो डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है हमारा।
अब जो ग्रोथ होती है हमारी वो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर दोनों डिफरेंट वे में देखने को मिलती है। जो प्लांट होती है उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, अनलिमिटेड और लोकलाइज ग्रोथ होती है, यानी कि जो प्लांट होता है वो लाइफ लॉन्ग बढ़ते ही रहेंगे, क्या रहेंगे हमारे लाइफ लॉन्ग बढ़ते ही रहते हैं। परंतु ये ग्रोथ क्या हो सकती है हमारी बेटा, लोकलाइज भी हो सकती है, यानी कि जो ग्रोथ होती है हो सकता है कि पर्टिकुलर एक ब्रांच ही ज़्यादा बढ़ रही हो हमारी, ओके, दूसरी ब्रांच नहीं बढ़ रही है उसके अंदर। एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि एक सर्टेन पीरियड के बाद एनिमल्स के अंदर उसकी ग्रोथ क्यों होती है बेटा हमारी, उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है बेटा हमारी उसकी साइज, यानी कि एक एनिमल अपने सर्टेन साइज को पाने के बाद उसका उसे आकार में वृद्धि नहीं करता है हमारा, यानी कि कभी भी चूहा एलिफेंट नहीं बनेगा, चूहा चूहा ही रहेगा, एलिफेंट एलिफेंट ही रहता है उसके अंदर। और ये ग्रोथ होती है बेटा ये कैसी होती है बेटा हमारी, अनलोकलाइज्ड होती है बेटा। कैसे होती है, यानी कि जो ग्रोथ हो गई है उसके अंदर वो ओवरऑल पूरी ही बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं है जैसे आज हम बात करें कि हमारा ये एक हाथ बढ़ रहा और एक हाथ नहीं बढ़ रहा, तो ऐसा कभी भी नहीं होंगे, बढ़ेंगे तो दोनों हाथ एक साथ बढ़ेंगे, दोनों पैर बढ़ेंगे, यानी पूरी बॉडी हमारी एक साथ ग्रोथ करती है हमारी। ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम द इनसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यहाँ पे बात करनी है कि जो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है हमें देखने को मिलती है वो कैसी होती है हमारी, इनसाइड टू आउटसाइड हमें देखने को मिलती है। यानी कि ग्रोथ के पैरामीटर्स की बात करें तो ग्रोथ कैसे हो सकती है बेटा हमारा, दूसरा पॉइंट बात करें कि एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, पर लिविंग के अंदर ग्रोथ हमेशा कैसी होगी, हमेशा इनसाइड ही होती है। क्या एनसीईआरटी ने इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर माना है, देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट। तो कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ग्रोथ को कभी भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो इन मास, कि बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी क्या करती हैं अपने साइज में बढ़ती रहती है, मास में बढ़ती रहती है। ये ग्रोथ कैसा होता है, बाई डिपोजिट, एक के ऊपर एक चीज रखने से डिपोजिट होता है, यानी कि ये ग्रोथ कैसी होगी, आउटसाइड ग्रोथ देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया है, जैसे माउंटेन की बात करते हैं, सैंड बोल्डर्स की बात करते हैं हमारे, यानी रेत के टीलों की बात करते हैं, है ना, पहाड़ों की बात करते हैं हमारा। हमें मालूम है कि हमारे वैज्ञानिक हर साल कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि हर साल हिमालय पर्वत की ऊंचाई 2 इंच बढ़ गई, या क्या हुआ, बर्फ जमी, अब बर्फ गिर रही है, तो बर्फ गिरने से क्या होगा, वो साइज क्या हो रही, थोड़ी सी बढ़ी, तो हम उसको क्या ग्रोथ कहेंगे, उसको दिखने में तो ग्रोथ दिख रहा है ना। या रेत का टीला है, रेत चली, रेत उसके ऊपर आती जा रही है, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, रेत का टीला जो आकार में छोटा था अब आकार में इतना बड़ा हो गया, बड़ा देखने मिला, तो क्या आप उसको क्या कहोगे, ग्रोथ कहोगे उसको, आप उसको नहीं। तो इस आधार पर ग्रोथ तो हो रही है, पर रेत का टीला की बात करें, माउंटेन की बात करें, तो ये तो नॉन लिविंग है ना, तो इसीलिए बेटा हमारी ग्रोथ हमारी क्या एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते हम, इसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बोलता है बेटा हमारा रिप्रोडक्शंस के बारे में। अब रिप्रोडक्शंस तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल सही बात है कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग का कैरेक्टर है, पर क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, आगे बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म में एक अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिए गए, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार मैथ्स द कॉलम के अंदर इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है। क्या है, फंजाई मल्टीप्लाई थ्रू द एसेक्सुअल स्पोर, फंजाई के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा के अंदर बात करें तो उसके अंदर बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्लेन एरिया के बारे में कई बार पूछा गया है, प्लेटफॉर्म जो होता है बेटा हमारा उसके अंदर बेटा हमारा रीजनरेशन के द्वारा उसमें रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि प्लेन एरिया का टुकड़ा अगर 2 या 3 टुकड़ों में किसी एक्सीडेंटली या किसी कारण से बट जाता है, टूट जाता है, तो हर प्लेन एरिया का टुकड़ा अपने आप को कंप्लीट प्लेन एरिया में बदल देता है, यानी बढ़ जाता है, उसमें ट्रू रीजनरेशन की पावर देखने को मिलती है हमारे। ऐसे ही फंजाई की बात करते हैं, फिलामेंटस एल्गी की बात करते हैं, और मोसेस का प्रोटोनिमा की जो बात है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके भी फ्रैगमेंट्स आप है ना, फ्रैगमेंट्स के द्वारा इनका मल्टीप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, यानी यूनिसेलुलर एल्गी की बात करते हैं, और अमीबा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा हमारा, वो ग्रोथ के साथ साथ देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन एक पॉइंट देता है कि वहां पर उसमें ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, पहले अपने साइज को बढ़ाएगा,
क्या करेगा अपने और साइज को बढ़ने के बाद वो 1 से 2 में टूट जाता है, हमारा डिवाइड हो जाता है और 1 से 2 में नंबर्स बढ़ जाते हैं उसके अंदर। तो पहले उसका साइज बढ़ा, फिर उसके नंबर्स बढ़े इसके अंदर। तो यहाँ पे जो दोनों प्रोसेस हो रही हैं वो साथ साथ हो रही हैं, तो इनके अंदर लाइफ लॉन्ग हम कभी नहीं कह सकते हैं कि ये कभी ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि हमारी ये ग्रोथ कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेट इज कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के साथ साथ प्रोसेस होता था और हमेशा कंफ्यूजन प्रोड्यूस करता है। ओके, वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसका मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था और रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्यों नहीं माना हमने बेटा इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर है? तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या करता है, कह रही है कि मैंने ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि खच्चर के बारे में बात करते हैं, श्रमिक मधुमक्खी के बारे में बात करते हैं बेटा हमारा, और कुछ शादीशुदा अनफर्टाइल कपल है ना, नपुंसक जो शादीशुदा लोग हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं बेटा हमारे, है ना। वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रोसेस तो पूरा करते हैं पर उनके अंदर उसमें उनके समान बच्चे पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है, वो अपने समान बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी कारण से। तो क्या इस कैरेक्टर के आधार पर क्या हम उनको कह सकते हैं कि ये लिविंग नहीं है कि नहीं? हमें मालूम है कि म्यूल है, वर्कर है और फर्टाइल कपल्स है, ये तो लिविंग ही है ना, पर किसी कारण की वजह से इनके अंदर क्या नहीं, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, अपने समान ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पा रहे हैं बेटा हमारा। इसीलिए ये कैरेक्टर्स क्या करता है, हमारा लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता है पर इनके अंदर नहीं देखने को मिलता है, तो हमेशा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन लिविंग जो होते हैं कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो यानी कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या नॉन लिविंग है? नहीं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शंस को भी हमने एक डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं माना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है बेटा, किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ओवरऑल जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म आप जानते हो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि जो फॉर्मिंग रिएक्शंस हो रही है और ब्रेकडाउन प्रोसेसेस जो सेल्स के अंदर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है। तो मेटाबॉलिज्म हमेशा क्या देखने मिलता है, लिविंग के अंदर ही देखने को मिलता है, कभी भी मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग के अंदर नहीं देखने को। तो मेटाबॉलिज्म एब्सेंट इन लॉन्ग लिविंग के अंदर देखने होता है। एक यहाँ पे एनसीईआरटी ने और पॉइंट पूछा क्या बेटा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो मतलब गिलास के अंदर या आउटसाइड लिविंग के बारे की हम बात करते हैं, और नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली ये लिविंग रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा कि जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, क्या लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया बेटा, हमारा प्रोटीन डाल दिया, क्या डाला हमने, प्रोटीन के टुकड़े डाल दिए इसके अंदर, और साथ में इसमें ऐड कर दिया हमने प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीजेज इसके अंदर मिला दिया, क्या मिला दिया, प्रोटीजेज मिला दिया। तो प्रोटीजेज एंजाइम जब हमने मिलाया तो इसको प्रोटीन को ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, पेप्टॉन पेप्टाइड प्रोटीजेज के अंदर तोड़ देगा। यानी कि जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये रिएक्शन तो बिल्कुल वैसी रिएक्शन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर हो रही है। जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, प्रोटीजेज एंजाइम की उपस्थिति में इसी तरीके से हमें ये चीज हमें देखने को मिलती है। परंतु ये रिएक्शंस लिविंग के ना होकर बेटा कहाँ हो रही है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है, क्या देगा हमारा टेस्ट। तो इसीलिए बेटा ये जो रिएक्शंस हो रही है ये नॉट द लिविंग थिंग्स, ये लिविंग नहीं है, पर इसके अंदर होने वाली रिएक्शन क्या है बेटा, हमारी वो एक लिविंग रिएक्शन है, वो बिल्कुल लाइव रिएक्शन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर देखा है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी एक लिविंग होगा है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हमें देखने को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वो किसी ना किसी चीज से मिलकर। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है हमारा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। यानी कि जैसे मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, ऐसे ही हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक लिविंग का क्या होगा, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो जो भी लिविंग होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, और ये कभी भी नॉन लिविंग के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है।
नेक्स्ट पॉइंट जो बात की है वो कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है। किसकी बात की है? कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना के बारे में। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, है ना, उन सबके अंदर कॉन्शियसनेस मिलेगी। तो यानी कि कॉन्शियसनेस भी हमारा एक प्रकार का डिफाइनिंग कैरेक्टर देखने को मिला है। डिफाइनिंग कैरेक्टर से मतलब होता है कि जिसके बारे में किसी प्रकार का हमें कोई संदेह ना हो, है ना, इसके अंदर हमें कोई एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलता, वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, है ना, कैन सेंस करते हैं एंड रेस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई किस तरीके के, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल है, उसके आगे क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कैरेक्टर किसका होगा? केवल लिविंग में ही देगा। नॉन लिविंग कभी भी स्टिमुलस नहीं करेगी। जैसे कोई लकड़ी की टेबल है, आप उसको कुछ टच करोगे तो क्या वो रेस्पॉन्ड करती है? नहीं करती। कोई पत्थर है तो क्या वो रेस्पॉन्स करती है? नहीं करती। तो इसी प्रकार से कोई भी नॉन लिविंग थिंग कभी भी स्टिमुलस नहीं देगी। तो यानी कि कॉन्शियसनेस जो होती है बेटा, वो हमेशा एक लिविंग के अंदर देखने को मिलती है। अब कॉन्शियसनेस कैसे अफेक्ट होती है? जैसे कि फोटो पीरियड। क्या होता है हमारा? फोटो पीरियड। फोटो यानी कि लाइट और पीरियड मतलब ड्यूरेशन। तो प्रकाश की उपस्थिति यानी प्रकाश का ड्यूरेशन भी ये क्या करता है बेटा? हमारा लिविंग्स को अफेक्टेड करता है। किस प्रकार से करता है? जैसे कि अफेक्ट द रिप्रोडक्शन। क्या करता है? इट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, है ना। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं यानी कि पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे देते हैं, है ना, या जिनमें फ्लावरिंग होती है, जैसे कि प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर फोटो पीरियड्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है हमारा, है ना। हमें देखना है, हमें मालूम है कि कई पेड़ पौधों के अंदर हम बात करते हैं, फ्लावर्स के अंदर बात करते हैं, है ना, पर्टिकुलर सीजन में ही वो फल आएगा, है ना। या एनिमल की बात करते हैं तो वो एनिमल्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे पैदा करते हैं। तो यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर और एक होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। जैसे हम हैं, काऊ है, हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर। हमारे साल भर हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना। बट कुछ कैट के बारे में बात करें, डॉग के बारे में बात करें, फ्रॉग के बारे में बात करें, तो इनके अंदर बच्चे क्या होंगे? पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं। और ये सीजन किसके द्वारा अफेक्टेड है? फोटो पीरियड के द्वारा अफेक्टेड है। ऐसे प्लांट के अंदर बात करते हैं तो प्लांट को भी हमने 3 कैटेगरी में बांट गया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे नेचुरल प्लांट। तो ये सब के अंदर फ्लावरिंग क्या होती है बेटा? इनके अंदर इनके फोटो पीरियड उसमें अफेक्टेड करता है बेटा। ऑल ऑर्गेनिज्म कंट्रोल द केमिकल एंटरिंग इन देयर बॉडीज। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा बेटा हमारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होगा? उसके अंदर आने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो सेंस कर सकता है बेटा वो उसके अंदर उस चीज को, तो उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें बात की है कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, वही एक अलग ही लेवल पे हमें देखने को मिलती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं उसको? स्व चेतना। क्या बोलते हैं उसको? स्व चेतना देखना। तो ह्यूमन बींग्स जो कि मोस्ट ऊपर है, सबसे सुपीरियर हमें हम देखने को मिलते हैं सजीवों के अंदर देखना है, तो उसमें हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें देखना है। तो कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है कि हमारे अंदर जो स्टिमुलस हमें दिया गया है बेटा हमारा, हम उस स्टिमुलस को हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कि ये स्टिमुलस है, ये अच्छे के लिए या बुरे के लिए हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे आपने किसी कुत्ते को क्या किया बेटा? आपने एक डंडा मार दिया, है ना। तो वो कुत्ता, वो ये डॉग, ये आपको ये सोचता है कि इसने, ये मेरा दुश्मन है ना, इसने मुझे डंडा मारा तो वो आपकी तरफ भौंकेगा, ये आपकी तरफ भागेगा। पर यही चीज अगर आपको आपका बड़ा भाई आपके थप्पड़ मार देता है किसी बार, है ना, किसी वजह से, तो आप क्या करोगे? आप कुत्ते की तरह या उसके आगे स्टिमुलस तो नहीं दोगे ना आप उसको। ये तो नहीं कि आपने भी उठा के आपने भी थप्पड़ मार दिया आपको। ओके, क्या होता है? क्या आप वहां पे सोचोगे 2 मिनट के लिए, आप सोचोगे कि ये जो थप्पड़ पड़ा है मुझे, वो किस लिए पड़ा है? मेरे अच्छे के लिए पड़ा है या मेरे बुरे के लिए पड़ा है ना। अगर हमने गलती की है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे आप उसको। तो ये है समझने की पावर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यहाँ पे फिर एनसीईआरटी फिर एक चीज पूछती है कि कोमा में जो पेशेंट है, कोमा पेशेंट जानते हैं ना, जिसका ब्रेन डेड हो गया, कभी कभी आपने देखा होगा चोट लग जाती है सिर के अंदर, तो व्यक्ति के अंदर बेटा हमारा, है ना, वो लंबे समय तक हमारा क्या होता है? बेड पे पड़ा रहता है, वो किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं करता, उसको पता नहीं होता है किसी प्रकार का, उसको कोमा पेशेंट कहते हैं हमारा, है ना। तो वो कोमा पेशेंट है, हम इसके आधार पर उसको लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे? ओके, देखिए बेटा, तो वो जो कोमा पेशेंट है वो एक्चुअली लिविंग ही है ना। बात यहाँ पे कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। तो जो कोमा पेशेंट है उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो है ना। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर्स उसको मेडिसिन दे रहे हैं, जो उसको फूड दे रहे हैं, उसमें उसकी बॉडी तो रिएक्ट कर रही है ना बेटा, ब्रेन काम नहीं कर रहा है।
स्टिमुलस कहाँ जाता है, हमारा ब्रेन पे जाता है। तो ब्रेन उस स्टिमुलस के खिलाफ काम नहीं कर रहा है हमारा, पर उसकी बॉडी तो रेस्पॉन्ड दे रही है ना बेटा, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है ना, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो तो पूरी कर रहा है ना, तो वो बॉडी तो चल रहा है, उसका हार्ट तो चल रहा है ना, उसका ब्लड पंप कर रहा है। तो उसके अंदर क्या है बेटा, हमारा कॉन्शियसनेस, तो यानी कि वो लिविंग तो है पर उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की पावर चली जाती है। तो इसलिए कोमा पेशेंट हमारा क्या बेटा, हमारा एक लिविंग है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इंटरेक्शन और डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनिज्म, कि क्या इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। बात करते हैं एक लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग होगा बेटा हमारा, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, उसमें क्या होता है बेटा हमारा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग की पावर होती है ना, रिप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी कर सकता है, अपने आप को कॉपी बना सकता है ना, रिप्लिकेट करता है। इवॉल्विंग, विकास उसमें देखने को मिलता है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, है ना, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एनवायरनमेंट को। इज ए रियल इंटरैक्टिव सिस्टम्स उसमें प्रेजेंट होता है बेटा। तो कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस दिए जाते हैं बेटा हमारा, उसके खिलाफ क्या करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग या सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स के द्वारा उस एक्सटर्नल स्टिमुलस से बेटा क्या करता है, वो उसको इंटरैक्ट करता है हमारा बेटा हमारा। ये जो लिविंग फिनोमिना और देखने को मिलते हैं आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। ये क्या होता है बेटा, उसके अंदर जो नीट इंटरेक्शंस होता है बेटा हमारा, उसके कारण देखने को मिलता है। और ये इंटरेक्शंस क्यों आया, दीज इंटरेक्शन लीड टू हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन द हायरार्ची ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल द लेवल। तो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होता है, इंटरेक्शंस में क्या होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ इंटरेक्शंस लेवल भी उसमें बढ़ता चला जाता है। कैसे होता है, जैसे आप देखते हैं कि सेल, एक सिंगल सेल थी, सेल ने आपस में बड़ा ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के क्या बनाया, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने आपस में मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स को फॉर्मेशन किया, ऑर्गन सिस्टम ने क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे बेटा हमारा सेल एक सिंपल था और ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है बेटा हमारी, बढ़ती चली जा रही है। और इनके अंदर बेटा जो इंटरेक्शन है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म की तरफ, ये इंटरेक्शन क्या होता है बेटा, बढ़ता चलता है, यानी और अच्छे बेटर वे में वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये इंटरेक्शंस है ना, ये हमारे कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बढ़ते चले जाते हैं। ओके, यस, सिटी के बारे में पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो हमने लिविंग वर्ल्ड हम देख चुके हैं, है ना। अब डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का प्रेजेंट होना। हमारी अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का प्रेजेंट होना क्या कहलाती है, डाइवर्सिटीज कहलाती है। तो हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी डिफरेंट स्पीसीज का हमारे अर्थ पर, है ना, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी। तो ये वास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे। नंबर ऑफ स्पीसीज बिटवीन 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक हमें देखने को मिलती है। तो एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार हमें देखने को क्या मिलती है कि नंबर ऑफ स्पीसीज है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। तो आपको ये नंबर चेंज करने भी आने चाहिए, यानी 1.7 से 1.8 यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज हमारे अर्थ पर मौजूद है, जिसमें से अधिकतर स्पीसीज जो होती है वो हमारी इक्वेटर लाइन पर प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, हमारी इक्वेटर लाइन पर मैक्सिमम स्पीसीज देखने को मिलेगी। और पोल्स की तरफ जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज के नंबर क्या होंगे, हमारे कम होते चले जाते हैं हमारे अंदर। आगे बात करते हैं बेटा, इतनी ज़्यादा अगर डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो इन डाइवर्सिटीज़ के बारे में हमें क्या करना, हमें इनके बारे में अगर पढ़ना है, अध्ययन करना है बेटा हमारे इनके बारे में, तो हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें इनको क्लासीफाइड करना पड़ेगा, हमें इन डिफरेंट स्पीसीज का नाम लिखना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से करते हैं ताकि हम हमारे स्टडी करने के लिए सबसे आसानी हमें देखने को मिले। तो इसके लिए क्या क्या हमारी एनसीईआरटी कहती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर, द नोमेनक्लेचर क्या होती है, द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना, है ना, क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोमेनक्लेचर कहना होता है कि वो एक ही नाम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया में हम उसको कुछ और कह रहे हैं, अमेरिका में हम उसको कुछ और कह रहे हैं, ताकि नहीं तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए एक सिंगल नेम हमें देना होता है हमारा। आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और नेमिंग
नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। हम जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाएंगे तब तक उसका नोमेनक्लेचर करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड वी नो डेट द ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड टू, और अच्छी तरीके से पहचानने के बाद हम उसका नामकरण कर सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस में चेंज है, नोमेनक्लेचर पहले लिखा हुआ है पर एक्चुअली पहली स्टेप जो होती है वो आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही तो आप उसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, इसके लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN एक बुक है, और दूसरा है नोमेनक्लेचर फॉर द एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। तो ये जो नाम दिए गए हैं ICZN और ICBN, हमारे जो बात करते हैं बेटा, ये कई लोग इसको समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई इंस्टीट्यूशन होगा। तो आपको मैं बता दूं बेटा, ये कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक बुक है बेटा, कलेक्शन ऑफ लॉज है बेटा हमारा, है ना, नियमावली है बेटा, किस प्रकार से एनिमल का नाम देना है और किस प्रकार से प्लांट का नामकरण करना है, ये सारा नियमावली इन दोनों बुक्स के अंदर दिया गया है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आपको दिया गया है बेटा आपको। The scientific name ensure that the each organism has only one name। ये साइंटिफिक नेम देने के पीछे हमारा कारण क्या है बेटा कि हर ऑर्गेनिज्म का एक हर स्पीसीज का एक अपना पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम हो और उसी के नाम से वो जाना जाए। इस साइंटिफिक नेम है 2 कंपोनेंट, और हर साइंटिफिक नेम जो होता है वो 2 वर्ड का बना होता है। पहला होता है जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को प्रेजेंट करता है। तो कभी भी कोई नामकरण करते हैं तो वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला नाम तो होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है हमारा। अब नामकरण के करने के लिए बेटा कुछ नामकरण की नियमावली बनाई गई बेटा, इसको बोलते हैं सबसे पहले बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर आता है। क्या आता है हमारा बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति में कुछ नियम दिए गए हैं जिसके आधार पर हम इसका पौधों का और प्लांट्स का एनिमल्स का नामकरण करते हैं। क्या नियम है उसके बारे में बात करते हैं। तो NCERT ने कुछ नियम दिए गए, उनके बारे में देखते हैं। पहला है द नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। तो बाइनोमिनल सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाइनोमिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन भाषा में ही दिए जाते हैं, दूसरा या फिर ग्रीक भाषा में उसको दिए जाते हैं हमारा। रिटन इन इटैलिक्स, इनको हमेशा इटैलिक्स में यानी तिरछे लेटर्स में हमेशा जनरली लिखा जाता है हमारा। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लेटिव इलरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जो इनके नामकरण होते हैं वो लेटिन भाषा में होते हैं या लेटिन वर्ड से के डिराइव्ड शब्द ही हमें देखने को मिलते हैं, हमारा ओरिजिन हमारा देखने को मिलता है। यहाँ पे लेटिन भाषा का यूज क्यों किया गया बेटा, इसके पीछे भी बात जो साइंटिस्ट कहते हैं उनके हिसाब से क्या बात है कि लेटिन एक तो क्या है बेटा हमारा डेड लैंग्वेज है। क्या बोलते हैं उसको, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज से मतलब ये है कि आज के टाइम पे इस लैंग्वेज को बोला नहीं जाता, ये आम बोलचाल की भाषा नहीं है। तो जब लैंग्वेज नहीं बोली जाती है तो उसका क्या होगा, उसका विकास नहीं होता है, उसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होता, नए नए शब्द नहीं जुड़ते। तो लेटिन भाषा के अंदर क्या है, उसके जो शब्द हैं बिल्कुल वो जो पुराने शब्द हैं वही अभी तक प्रचलन में चले जाते हैं। तो इसलिए नए शब्दों को यानी एक शब्द के दूसरे पर्यायवाची शब्द नहीं बनते हैं, तो एक जैसे 2 शब्द नहीं बनेंगे। तो इसीलिए बेटा हमारा लेटिन भाषा को क्या करता है, यूज किया जाता है ताकि हर शब्द के लिए एक सिंगल लेटिन शब्द ही देखने को मिलता है। तो ये चीज उसमें इसके पीछे तर्क दिया जाता है। दूसरा ये दिया जाता है कि जब नामकरण हो रहा था तब लेटिन भाषा क्या होती है हमारी लेटिन भाषा जो थी हमारी ये लुप्त प्राय भाषा होती जा रही थी, तो इसको जीवित बनाए रखने के लिए भी लेटिन भाषा का यूज किया गया। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो बायोलॉजिकल नेम जो होता है द्विनाम पर दो नाम दिए तो उसमें फर्स्ट वर्ड किसको, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है, यानी वो स्पेशली स्पीसीज को डिनोट करता है हमारा। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखे जाएं, अगर आप किसी का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं आप किसी सजीव का, तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, या प्रिंटेड या प्रिंट कर रहे हैं आप उसको
आप उसको तब उसको क्या आता है, उसको आप उसको इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षर में उसको दिखाना जरूरी होता है। ये इसके पीछे रीजन ये है कि आपको कम से कम साइंटिफिक नेम, जब पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लगे कि इसका साइंटिफिक नेम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, और स्पेशली आपको वो नाम अलग से, साइंटिफिक नेम आपको अलग से दिखाई दिया जाता है। The first word denoting the genus starting with the capital letter. नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो जेनेरिक नेम जो हमारा दिया होता है, उसको हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो देखते हैं सारा पॉइंट है, इनके बारे में एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल की बात करते हैं हमारा। तो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ स्पेस नेम मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, मैंजीफोरा इंडिका। क्या नाम है, मैंजीफोरा इंडिका। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वर्ड है बेटा आपको दिख रहा है, फर्स्ट वर्ड जो दिख रहा है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको किसको कर रहा है। और जो दूसरा नाम है स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज को, इंडिका इंडियन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। तो ये आम की इंडियन प्रजाति के बारे में हमें बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है बेटा, आपको मैंजीफोरा का पहला लेटर कैपिटल में दिया गया, दूसरा लेटर हमने क्या दिया, हमारा स्पेसिफिक एपिथेट दिया गया बेटा। और इसको लिखने का तरीका क्या चीज है, अगर मैं इसको हाथ से लिख रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं, अगर मैं हाथ से लिख रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। और अगर इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपको अगर टाइप से लिखता हूं बेटा, क्या कर रहा हूं, अगर टाइप करता हूं उसको बेटा, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, इटैलिक से रिप्रेजेंट, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें क्या करेगा, तिरछे लेटर्स में आपको देना पड़ता है कि वो अलग से हमें विजिबल होता दिखाई दे बेटा हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नेम ऑफ द ऑर्थर। इसके बाद हम जो करते हैं नेम ऑफ द ऑर्थर या डिस्कवर, जिसने बेटा जो नाम दिया है, एपियर एट द एंड ऑफ the biological name in abbreviated form after the specific epithet। अगर इसके बाद अगर किसी वैज्ञानिक का तीसरा जो अक्षर अगर आता है बेटा हमारा मैंजीफोरा इंडिका के बगैर तीसरा अगर अक्षर लिखने का हम बात करते हैं बेटा, वर्ड लिखते हैं, तो वर्ड होगा बेटा उसके डिस्कवरर के नाम पे या उसको नाम देने वाले के नाम पर उसका नाम लिखा है, और उसको एब्रिवेटेड फॉर्म यानी कुछ 2 या 3 वर्ड, 3 या 4 वर्ड्स के अंदर उसका नाम ही, पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, उसका छोटा 3 या 4 अक्षर ही उसके लिखे जाते हैं आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में बात करते हैं। जैसे मैंजीफोरा इंडिका की बात करूँ तो मैंजीफोरा इंडिका की बात करता हूं तो अगला अक्षर जो आएगा, अगर कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको मैंजीफोरा इंडिका साथ में लिखा होता है हमारा क्या, LINN, ये थोड़ा मैं लिखने में ऐसा आ रहा है, लिन है ना। तो मैंजीफोरा इंडिका लिन लिखने में देखने को मिलता है। तो लिन होता है, लिन वर्ड है लीनियस, यानी मैंजीफोरा इंडिका जो नाम दिया गया है हमारे आम का, वो किसने दिया, लीनियस ने दिया। तो उसका लीनियस वर्ड फिर हम उसके बाद में लिख देते हैं, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, कंप्लीट फॉर्म में नहीं लिखते हैं बेटा हमारा। इस प्रकार से उसको बायनोमिनल सिस्टम्स के कुछ स्टेप्स हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम बायनोमिनल सिस्टम्स लिखते हैं बेटा हमारा। बात करते हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है, क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ से साइंटिस्ट हुआ, क्लासिफिकेशन आप हमेशा से करते आ रहे हैं, पहले भी क्लासिफिकेशन, पर हम यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है बेटा उनका किस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में बेटा एक सिस्टम से हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करता है। तो क्लासिफिकेशन आप भी करते हो अपने घरों में, आप भी करते हो, आप भी अपनी बुक्स पढ़ते हो, तो आपको मालूम है फिजिक्स की बुक्स कहाँ रखनी है, केमिस्ट्री की कहाँ रखनी है और बायोलॉजी की बुक कहाँ रखनी है, तो आप उनको तीनों को अलग रखते हैं। सुविधा क्या है इस चीज से आपको ताकि आपको जब चीज पढ़नी है आपको, तो आपको वो चीज इजीली अवेलेबल हो जाए। आप इजीली, आपको मुझे बायोलॉजी पढ़ना है तो आप बायोलॉजी की बुक में जाएंगे, सेल्फ में जाएंगे, अपनी बायोलॉजी की बुक निकालेंगे और पढ़ लेंगे आपके अंदर। पर अगर ये बुक आप ऐसे उल्टा सीधा एक साथ जमा के रख देंगे तो आपको क्या होगा, पढ़ने में आपको क्या होगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको उसको निकालने में क्या करेगा, टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको उसके अंदर। और अगर सिस्टमेटिक तरीके से रखा है आपने तो उसको आराम से इजी वे में आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलते हैं, 17 से 18 लाख हमारी स्पीसीज हमें देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे, है ना, और इतने सारी स्पीसीज के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उनको सिस्टमेटिक एक क्लासिफाइड वे में रखना हमारा जरूरी होता है। तो एनिमल्स का, है ना, उनके कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है हमारा। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड
into convenient categories based on some characters। अब some characters, सेम कैरेक्टर जो मिलते जुलते सेम कैरेक्टर्स है, उनके आधार पर उनको अपनी सुविधा अनुसार अपनी श्रेणियों में अरेंजमेंट कर देना, ग्रुप कर देना, क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। क्या करता है? हेल्प इन स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हमें उस ऑर्गेनिज्म के पढ़ने में हम थोड़ी क्या करता है? हेल्प करता है। Based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa। Based on characters, लक्षणों के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट, है ना, टेक्सास के अंदर क्या किया है? वर्गीकृत कर दिया गया है। और दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। इस प्रकार जो उनको ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सास में बेटा क्लासिफाइड करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का ही एक ब्रांच है हमारी। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आज टैक्सोनॉमी के अंदर हम जो टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, उसका बेसिस क्या है, क्या पॉइंट हम उसमें लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो मैंने क्लासिफाइड कर रहे हैं हमारा, वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के आधार पर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के आधार पर करेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस के आधार पर करेंगे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के आधार पर करेंगे। हैंस इसका मतलब जो कैरेक्टराइजेशन हमने जो कर रहे हैं हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? हमारा आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। जो तीन चीजें जो टैक्सोनॉमी हमने की है बेटा हमारी, वो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये तीनों बेसिस होते हैं किसके? हमारे टैक्सोनॉमी के। तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी एक और ब्रांच आती है बेटा सिस्टमैटिक्स। जैसे टैक्सोनॉमी थी, ऐसे सिस्टमैटिक्स भी आती है। तो सिस्टमैटिक्स होता है बेटा इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स में क्या क्या किया हमने? सबसे पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसका नोमेनक्लेचर करना और देन उसको क्लासिफाइड कर देना। ये तीनों ही चीजें बेटा सिस्टमैटिक्स में कराई थी। तो सिस्टमैटिक्स शब्द आप देखिए, सिस्टमैटिक शब्द का में हमने क्या इंक्लूड किया बेटा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जो हमने बाहर जो पॉइंट देखे थे बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात की थी हमने, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के डेवलपमेंट हिस्ट्री के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक्स में हमने क्या किया बेटा? हमारा जो उनका अरेंजमेंट किया बेटा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया, वो किसके आधार पर किया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट सजीवों के बीच में वो किस प्रकार से उनका विकासीय क्रम है, इसके आधार पर बेटा सिस्टमैटिक्स में हमने उनको सजीवों को क्या किया बेटा? हमने क्लासिफाइड किया गया। और उसका बेसिस क्या है? आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर करना और क्लासिफिकेशन करना बेटा हमारा। द वर्ड सिस्टेमा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब भी होता है सिस्टेमेटिक्स अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टेमेटिक, सिस्टेमा और मैटिक्स मतलब लॉज। तो सिस्टम में सिस्टम्स के आधार पर उसको अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है? हमारा सिस्टमेटिक कहलाता है। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक्स कहलाता है। सिस्टमेटिक शब्द का सबसे पहले जो सिस्टमेटिक शब्द है उसका यूज लीनियस साहब ने किया था अपनी पुस्तक का, बुक का नाम रखने के लिए। उनकी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था उनका? सिस्टेमा नेचुरी, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज का साइंटिफिक नेम दिया था। क्या देता ना? डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज का साइंटिफिक नेम को उन्होंने इसमें विस्तार से वर्णन किया था। उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्लासिफिकेशन, तो यानी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या बेटा? इन्वॉल्व hierarchy of the steps in which each represent a rank of the category, रैंक और कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं बेटा हमारा, है ना, तो उसको हियरार्ची ऑफ द स्टेप्स के अंदर करते हैं। क्या होता है? एक कुछ श्रेणियों के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर उसको करेंगे, उसको स्टेप टू स्टेप उसको करते हैं बेटा। और जो उनकी हर स्टेप होती है उस स्टेप को हम रैंक या कैटेगरी कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको स्टेप में करते हैं और उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रैंक या कैटेगरी कहते हैं हमारा। कैटेगरी क्या चीज है? इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। तो कैटेगरी क्या है? ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कहलाता है। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जो अरेंजमेंट हो रहा है उनके आधार पर हम उसको प्लांट को या एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को हम जो क्लासिफाइड कर रहे हैं उन्हें क्या करेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज करते हैं। एंड ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। और जो सारी जो स्टेप्स हैं उनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हियरार्ची कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हियरार्ची कहते हैं। इनका अरेंजमेंट किस तरह से हम उसका
हम उसका स्टेप बाय स्टेप जो उसका क्लासिफाइड कर रहे हैं बेटा। तो ईट कैटेगरीज जो होता है रेफर्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हर जो श्रेणी है बेटा हमारा वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है बेटा हमारी, ठीक है ना। एंड रिप्रेजेंट रैंक, और किसको रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक को रिप्रेजेंट कर। एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सोन, और जो उसका जो पार्ट है बेटा जिसमें हम लोग को कैटेगराइज किया बेटा वो जो क्या उनको क्या बोलते हैं, टैक्सोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, और प्लूरल बोलेंगे टैक्सा, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सा कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्ची की बात करते हैं, जो स्टेप्स की बात करते हैं वो कांस्टेंट होती है बेटा, निश्चित होती है। दीज आर 7 ब्रॉड कैटेगरीज है बेटा। क्या किया हमने बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन उनको 7 ब्रॉड कैटेगरी, 7 बड़ी श्रेणियों में उसके अंदर बेटा उनको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं उनका। इन्हें हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हिरार्ची कहते हैं, जो कि प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, एक बढ़ते हुए क्रम में बेटा इनको अरेंजमेंट किया जाता है हमारा। टैक्सम फाइला इज यूज्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन, जो टैक्सा होता है बेटा उसमें एक फाइलम जो कैटेगरी है बेटा हमारा उसको यूज करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। और सिमिलर स्टेप है बेटा हमारा डिवीजन, डिवीजन यूज किया जाता है प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। स्पीसीज जो होती है सबसे लोवेस्ट टैक्सा, जो 7 ब्रॉड कैटेगरी जिसमें सबसे छोटा जो होता है बेटा हमारा वो स्पीसीज हमारा कहलाता है। और ईच टैक्सा कैटेगरीज रैंक रिप्रेजेंट एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ईच टैक्सा है या कैटेगरी है रैंक है बेटा वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी कहलाती है। किस प्रकार से अरेंजमेंट करता है, 7 टैक्सास के अंदर हम देखते हैं वो 7 टैक्सास कौन से, यानी 7 ब्रॉड कैटेगरीज हमारी कौन सी है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा हमारा किंगडम, दूसरा होता है फाइलम या डिवीजन, जैसे वर्ड हमने कहा फाइलम किसके लिए यूज करेंगे, एनिमल के लिए, और डिवीजन किसके लिए करेंगे, प्लांट के लिए। तीसरा होता है क्लास, चौथा होता है ऑर्डर, पांचवा होता है फैमिली, छठा होता है जीनस, और सातवां होता है स्पीसीज। जैसे 7 ब्रॉड कैटेगरीज हमारी देखने को किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज होते हैं। तो यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म तरीका देते हैं, है ना, कीप pot clean, keep pot clean, otherwise family get sick, है ना। कीप पॉट क्लीन यानी बर्तन को आप साफ रखिए, नहीं तो आपके फैमिली क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं बेटा, आपको इस चीज़। तो 7 कैटेगरीज हैं बेटा हमारा, और इसको आपको इसी तरीके से आपके पास याद भी होना चाहिए। आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी कि ऑर्डर को नीचे लिया है फैमिली को नहीं, ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में ही आपको याद रखने चाहिए, और इसी ऑर्डर में ही हमेशा ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज होती है बेटा, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हमारे। तो ये सब क्या हमारा 7 कैटेगरीज है हमें देखने को मिलती है हमारी। और इनका अरेंजमेंट जो हम करते हैं बेटा हमारा, जो इस साइड हमने चीज बात को लिखी है बेटा, ये क्या कहलाते हैं हमारे बेटा, ये हमारे टैक्सास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे ये टैक्सा। तो जैसे हमने मैंजीफोरा इंडिका नहीं आम का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो किस प्रकार से होगा, किंगडम कौन सा है, प्लांटी, प्लांट में आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लांट है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डिवीजन। तो डिवीजन कौन सा आएगा हमारा, एंजियोस्पर्मी। क्लास कौन सा आएगा, डाइकोटिलिडनी। ऑर्डर कौन सा होगा, सेपिंडल्स। फैमिली कौन सी होगी, एनाकार्डियेसी। जीनस कौन सा होगा, मैंजीफोरा। स्पीसीज कौन सी होगी, इंडिका। तो ये जो इधर जो हमने जो चीज होती है, जो हर स्टेप जो है बेटा हमारी पद है, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे टैक्सा कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे टैक्सा कहलाते हैं। और इधर वाले सारे जो कहलाते हैं हमारी क्या कहलाती है, कैटेगरी, 7 ब्रॉड कैटेगरीज कहलाती है। ये 7 ब्रॉड कैटेगरीज है बेटा, ये सब क्या है बेटा, इमेजनरी है, ये देखने को नहीं मिलते हैं। ये सब क्या है हमारा, इमेजनरी है, हमने इमेजनरी माना है, जबकि ये सब चीजें क्या है, एक रियल में प्रेजेंट है। क्या है हमारी, ये कि रियल है। जो टैक्सास क्या है हमारे बेटा, रियल है हमारा बेटा, एक रियल चीज हमें देखने को मिलती है हमारी। तो एक एक चीज के बारे में हम देखते हैं कि ये 7 की जो टैक्सास हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो स्पीसीज क्या, जो तो सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बेटा वो कौन सी है हमारी बेटा, स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ऐसा समूह जो मूलभूत समानताएं रखता है, सजीवों का वह समूह जो मूलभूत रूप से समानताएं रखता है, वो क्या कहलाता है हमारा, स्पीसीज कहलाता है, जाति कहलाता है बेटा हमारा। द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनके अंदर कुछ आकारिकी अंतर हो सकते हैं,
टैक्सा स्पीसीज हैज द ओनली रियल एग्जिस्टेंस। तो टैक्सा जो स्पीसीज है वो रियल एग्जिस्टेंस रखता है। हाँ, हम कह सकते हैं ये फलाना जाति है, ये फलाना जाति है ना, ये इस जाति का कुत्ता है या इस जाति की बिल्ली है, या हम उसको कहते हैं। तो रियल स्पीसीज आपको एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है बेटा हमारा। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग और जीन एक्सचेंज नेचुरली। जो स्पीसीज होते हैं बेटा उनमें क्या होता है, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, वो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, और प्रजनन के द्वारा क्या होता है, जीन एक्सचेंज होता है नेचुरली, है ना, प्राकृतिक रूप से जीन। तो इसीलिए तो अर्नेस्ट मेल ने यही डेफिनेशन दी थी। अर्नेस्ट मेल ने क्या कहा था कि दो जो डिफरेंट स्पीसीज है ना, दो जो प्रजातियां जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने समान फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके, वो क्या कहलाती हैं, स्पीसीज कहलाती हैं। तो इसी आधार पर इसको क्या कहा गया बेटा हमारा, तो स्पीसीज वर्ड आता है बेटा हमारा। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं मैंजिफोरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो को बोलते हैं, पैंथेरा लियो लियोन को बोलते हैं, ये सब क्या बेटा हमारे डिफरेंट स्पीसीज हैं। इसके अंदर भी हम देखते हैं तो ऑल थ्री नेम, जो ये तीन नाम हमने दिए बेटा, जैसे इंडिका, ट्यूबरोसम्स और लियो, ये तीनों क्या बेटा स्पेसिफिक एपिथेट। और हमने बताया था स्पेसिफिक एपिथेट जो होते हैं बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, स्पीसीज को रिप्रेजेंट। वाइल द फर्स्ट वर्ड इनके अंदर जो देखते हैं बेटा, जैसे मैंजिफोरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये क्या करते हैं बेटा हमारा जीनस यानी जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। Each genus may have one or more than one specific epithet, यानी जेनेरा के अंदर क्या हो सकता है बेटा, एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है, क्योंकि स्पीसीज मिलकर तो क्या बनाते हैं, जेनेरा बनाते हैं हमारा। तो each genus may have one or more than specific epithet, यानी स्पीसीज के अंदर देखने को मिलती है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गन, जो विभिन्न प्रकार के सजीवों को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, उनके अंदर क्या होगी, आकारिकी रूप से क्या होगी, सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है हमारा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि पैंथेरा। पैंथेरा क्या बेटा हमारा जीनस है हमारा। पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पेशल उस स्पेसिफिक एपिथेट यानी इनकी प्रजाति देखने को मिल सकती है। कौन सी थी, टाइगरिस, टाइगर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो लॉयन और टाइगर दो अलग अलग है ना, आपको देखने को दो टाइगर और लॉयन डिफरेंट अलग अलग देखने को मिलता है, पर ये जीनस किसके अंदर आ रहे हैं हमारे, जीनस पैंथेरा के अंदर आते हैं। तो एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज हो सकती है। ऐसे ही सोलेनम, जो सोलेनम हमारा जेनेरा है, इंक्लूड स्पेसम स्पीसीज लाइक द नाइग्रम और मेलेनोजीना हमें देखने को मिल सकती है इसके अंदर। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस। तो हमारी स्पीसीज कौन सी है, सैपियंस के अंदर हम आते हैं हमारा। विच इज ग्रुप इन द जेनेरा, कौन से जेनेरा में हम आते हैं, होमो जेनेरा के अंदर हम देखने मिलते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बींग्स जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, होमो सैपियंस। क्या लिखते हैं, होमो सैपियंस। तो होमो हमारा क्या चीज है, जेनेरा, और सैपियंस हम क्या बेटा हमारी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इसी प्रकार से। अगला बात करता है बेटा जीनस के बारे में। तो जीनस किससे मिलकर बनेगा, स्पीसीज का जो ग्रुप बनेगा उन्हें क्या बोलेंगे, जीनस कह देंगे हमारा। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है हमारी एनसीईआरटी। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या कहलाएगा, जीनस कहलाएगा। मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एंड कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, है ना। क्या होगा बेटा, स्पीसीज की तुलना में जीनस में कॉमन कैरेक्टर्स के नंबर क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम होते चले जाएंगे हमारे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल था पोटैटो एंड द ब्रिंजल्स, आलू और बैंगन की बात करते हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज है, पर ये बिलोंग करती है एक कॉमन जीनस को, कौन से, सोलेनम को रिप्रेजेंट करती है बेटा हमारा। सिमिलरली जैसे कि लॉयन है ना, यानी पैंथेरा लियो की बात करते हैं, लियोपार्ड है ना, पैंथेरा पार्डस, टाइगरिस, पैंथेरा टाइगरिस, है ना। तो यहाँ पे सेवरल कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे बेटा। तो पैंथेरा जो वर्ड है बेटा ये जीनस है, और लियो, पार्डस और टाइगरिस ये क्या बेटा स्पीसीज है। सारे मिलके बेटा क्या बना रहे, एक जेनेरा, कॉमन जेनेरा यानी पैंथेरा को फॉर्मेशन कर रहे हैं। दी आर द स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा में हमें देखने को मिलते हैं हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फैमिलीज के बारे में। तो फैमिलीज क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। तो सारे जेनेरा मिलके बेटा क्या बनाते हैं बेटा, फैमिली बनाते हैं। और जेनेरा से कम कॉमन सिम्टम किसमें देखेंगे, कॉमन कैरेक्टर किसमें देखेंगे, फैमिली में देखेंगे। तो लेस नंबर्स ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। तो फैमिलीज आर द कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ
बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा कि जो प्लांट स्पीसीज होती है बेटा उनकी फैमिली को कैरेक्टराइज यानी ग्रुप करने का जो बेसिस है बेटा वो क्या है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर। तो जो प्लांट फैमिलीज होती है उनको किस आधार पर बेटा हम ग्रुप करते हैं, वेजिटेटिव, प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर ही हम उसको ग्रुप करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन आप याद रखिएगा बेटा यहाँ पे। दीज डिफरेंट जेनेरा जैसे कि सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा, ये डिफरेंट जेनेरा और इनको एक कॉमन एक फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखते हैं। तो डिफरेंट जेनेरा कौन सा था बेटा, सोलेनम था, पिटूनिया था, धतूरा, और ये तीनों ने मिलकर बेटा एक कॉमन फैमिली क्या बना दी, सोलेनेसी के पार्ट है बेटे हमारे। ऐसे ही जीनस पैंथेरा है ना, जिसके अंदर हमने क्या था बेटा, लोइन को लिया था, टाइगर को तो लियोपार्ड को लिया था, है ना। ये जीनस फैलिस के अंदर आते हैं, है ना। ये क्या आता है बेटा, फैमिली फैलिस, जो कैट फैमिली होती है ना, उसकी फैलेडी फैमिली के अंदर आते हैं बेटा हमारा। कौन बेटा, हमारा जो पैंथेरा था बेटा, जो किनसे मिलकर बना था, लोइन, टाइगर, लियोपार्ड से मिलकर बना था। ये एक कॉमन फैमिली बनाता है बेटा, क्या बनाता है बेटा, फैलेडी फैमिली के अंदर आता है। तो पैंथेरा जो होता है हमारा मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली फैलेडी बनाते हैं, जो कौन सा, बिल्ली कुल की फैमिली, कौन से ना, इसीलिए तो हमको कहते हैं बिल्ली कुल बोलते हैं इनको बेटा हमारा, है ना। इन सब एक जैसे बिल्ली कुल के ही देखने को मिलते हैं बेटा हमारी। तो फैमिली जो होती है फैलेडी, फैलेडी वर्ड जो फैमिली है वो किसके लिए यूज करते हैं, कैट के लिए यूज करते हैं। और कैनेडी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, डॉग फैमिली कहलाती है। तो याद रखिएगा बेटा, फैलेडी फैमिली कैट के लिए यूज की जाती है बेटा हमारी, और कैनेडी फैमिली जो होती है बेटा डॉग के लिए हमारा यूज किया जाता है बेटा हमारा। आगे बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। तो फैमिलीज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्डर मिलाएंगे बेटा हमारा। सो ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड्स ऑफ कैरेक्टर्स। किसके आधार पर करते हैं बेटा, और उनके एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स को मिला के ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर इज असेंबलेंस ऑफ द फैमिली, क्या होता है, फैमिली का एक ग्रुप है बेटा, विच एग्जिबिट्स ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर देन द फैमिली। तो उससे कम कॉमन कैरेक्टर्स किसमें देखने को मिलेंगे, हमारे फैमिली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बेटा हमारे। प्लांट फैमिलीज, जैसे प्लांट फैमिलीज की बात करते हैं बेटा, कॉन्वोल्यूएसी, सोलेनिएसी इंक्लूड एक ऑर्डर में शामिल क्या, पॉलीमोनियल्स के अंदर। जैसे प्लांट फैमिली, कॉन्वोल्यूएसी, सोलेनिएसी फैमिली की हमने बात की थी, तो ये दोनों मिलकर बेटा एक ऑर्डर बनाते हैं जिसका नाम क्या है, पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर जो है बेटा उसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है, कॉन्वोल्यूएसी, सोलेनिएसी फैमिलीज हमें देखना है। और इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑर्डर का जो बेटा अरेंजमेंट किया जाता है बेटा, वो किसके आधार पर किया जाता है बेटा, हमारा फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाता है हमारा। ऐसे ही ऑर्डर कॉर्निवोरा की बात करते हैं। तो ऑर्डर कॉर्निवोरा के अंदर कौन सी फैमिली, फैलेडी फैमिली और कैनेडी फैमिली को लिया था। तो फैलेडी बिल्ली फैमिली थी और कैनेडी डॉग फैमिली थी, तो हमने इसको लिया। तो दोनों फैमिली मिलकर क्या होगा, कॉर्निवोरा को इंक्लूड किया था। नेक्स्ट है क्लासेस के बारे में। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर। तो सारे ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, क्या होता है ऑर्डर प्राइमेटा। तो ऑर्डर प्राइमेटा में क्या आता बेटा, हमारा मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स हमने रखा था। तो इनको हमने क्लास में शामिल किया जिसका नाम है मेमेलिया। क्या नाम है अपना, मेमेलिया। ऐसे ही जो ऑर्डर कॉर्निवोरा था हमारा, क्या था हमारा, कॉर्निवोरा था, जिसके अंदर फैमिली क्या थी हमारी, क्या फैमिली थी, फैलेडी, कैनेडी फैमिली थी, जो कॉर्निवोरा को बनाता है। तो ये मिलकर भी बेटा हमारा, है ना, जो कि टाइगर और केट और डॉग फैमिली थी, ये इनको भी बेटा किसमें इंक्लूड करते हैं, क्लास मेमेलिया के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो प्राइमेटा, कॉर्निवोरा बेटा ये सब किसमें, और जो ऑर्डर है बेटा किसमें इंक्लूड किए गए, हमारे मेमेलिया के अंदर ही इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा फाइलम के बारे में बात करते हैं बेटा। तो फाइलम या डिवीजन वर्ड की हम बात करते हैं बेटा हमारा। तो फाइलम क्लासेस, सारी क्लासेस मिलकर क्या बनाते हैं, फाइलम या डिवीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लासेस विथ कॉमन कैरेक्टर्स मेक ए फाइलम। तो फाइलम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जब एनिमल्स को ग्रुप करते हैं तब उसके लिए फाइलम वर्ड करते हैं, और जब प्लांट्स को बेटा हमारा ग्रुप करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन कहते हैं। आप याद रखिएगा।
और सबसे टॉप कैटेगरी जो हमारी आती है वो होती है हमारी किंगडम्स के बारे में। तो हाईएस्ट टैक्सा इन द क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, हमारा किंगडम कहलाता है। तो किंगडम एग्जिबिट्स मिनिमम कॉमन कैरेक्टर, और सबसे कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमारे बेटा, किंगडम में देखने को, और सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, स्पीसीज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। या जैसे हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर देखते जा रहे थे, हमने देखा था बेटा हमारा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एज वी गो हायर फॉर्म, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चले जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। आ गई बात वही कि जैसे जैसे बेटा हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स के नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, कम होते चले जाते हैं। एज वी गो अप फ्रॉम द species to kingdom, as we go up from the species to kingdom process of classification become more complex। और जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चले जाते हैं बेटा, वैसे वैसे हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा जटिल होता चला जाएगा। क्योंकि लेस कॉमन कैरेक्टर होंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना बेटा हमारा, तो और ज्यादा जटिल हमें देखने को मिलता चला जाता है। दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट विटिकर थे, आर.एच. विटिकर साहब ने बेटा, उन्होंने हमारे जो ऑर्गेनिज्म है जो बेटा जो है उनको किंगडम को, जो ऑर्गेनिज्म में हमारे डाइवर्सिटीज है बेटा, हमारे डिफरेंट हमारे, उनको 5 किंगडम्स में बांटा गया बेटा, 5 मेजर किंगडम्स में डिवाइड किया गया हमारा। ये है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया है ना, किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को शामिल किया गया है, एंड किंगडम प्लांटिस के प्लांट्स को शामिल किया गया है, किंगडम फंजाई के अंदर फंजाइस को शामिल किया गया बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्ट को शामिल किया गया बेटा, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को शामिल किया गया, और मोनेरा के अंदर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को शामिल किया। तो 5 किंगडम्स हमारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए आर.एच. विटिकर के अनुसार बेटा हमारा। आगे हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है और क्या क्या ब्रॉड कैटेगरीज, हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात किया हमारा। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम जो किया, हमने जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन किया बेटा, इसको टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करने में कौन कौन सी चीजें हमारी मदद करती हैं बेटा, हमारे कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स का हम इसमें यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं बेटा हमारा। क्या है देखते हैं इनके बारे में। सर टेक्निक, procedure and stored information that are useful in identification and classification of organism, है ना, क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक एड कहलाते हैं। यानी वो टेक्निक या वो तरीका है ना, प्रोसीजर्स, और या जो हमारा जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है उनके आधार पर उनको पहचान करके और सजीवों का हमने क्या करना, क्लासिफिकेशन करना, क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक एड कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं हमारे एनसीईआरटी के आधार पर। हर्बेरियम एग्जाम्पल, टैक्सोनॉमिक एड में क्या चीज है, हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, की एंड फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स, ये सारे टेक्निकल चीजें बेटा हमारा जो हमारा क्लासिफिकेशन करने में, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने में मदद करते हैं। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से वो हमारा मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम क्या होती है, एक ड्राई शीट होती है बेटा, आपने स्कूलों में कई बार प्रोजेक्ट के रूप में हमसे बनवाया भी जाता है ना। क्या करते हैं बेटा हमारा हर्बेरियम के अंदर क्या चीज होती है, हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज। क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज को क्या करते हैं, एक कलेक्शन करके रखा जाता है बेटा हमारा। किस प्रकार से किया जाता है बेटा, इसका भी एक तरीका है। पहले उसको क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज के पार्ट को आपने लिया, पहले उसको आपने ड्राई किया, उसमें से मॉइस्चर निकाल देता है, फिर उसको प्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं ताकि वो सूख जाए, उसका मोशन निकाल, और फिर उसको प्रिजर्व करते हैं उसके अंदर, है ना, प्रिजर्व करते हैं। जैसे हम हमारा हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो क्या करते हैं, आपने जैसे हमारे टाइम पे भी स्कूल में बनाते तो हम क्या करते थे, प्लांट की पत्ती तोड़ के लाते थे, है ना, हम उसको क्या करते, सुखाते थे। तो सुखाने के लिए हम क्या करते थे, हम रात भर क्या करते, अखबार के बीच में, है ना, उसको रख देते, और फिर रात को गदेले के नीचे रख के, है ना, सो जाते थे उसको, ताकि वो क्या था, प्रेस हो जाए। और उसको फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते थे, एक पॉलीथीन की थैली थे, उसके अंदर उसको रखा और उसको पिन कर देते कागज के अंदर बेटा हमारा, है ना, कागज एक शीट के अंदर, ड्राइंग शीट के उसको। तो ये हमारी हर्बेरियम शीट तैयार होती थी इस प्रकार से है वे। और साथ साथ उसमें क्या करते हैं, तो ड्राइव करते हैं, है ना, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं बेटा शीट के ऊपर। और हैव डिस्क्रिप्शन ऑन द हर्बेरियम शीट, और उस हर्बेरियम शीट के बगल में बेटा हम उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिखते थे उसके अंदर बारे में, है ना।
एंड कैरी ए लेबलिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और उसमें लेबलिंग करते थे बेटा उसके बारे में, तो इंफॉर्मेशन करते थे। क्या इंफॉर्मेशन होती थी हर्बेरियम शीट में, क्या इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट बोट है। तो हर्बेरियम शीट हमें क्या देती है, अबाउट द डेट, किस तारीख को हमने उसको लिया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से आपने उसको कलेक्ट किया, इंग्लिश लोकल या बॉटनिकल नेम क्या होता है बेटा, है ना, उसका अंग्रेजी नाम क्या होगा, उसको लोकल नेम से आते हैं, और बॉटनिकल नेम हमारा क्या होता है उसको देखते हैं बेटा। फैमिली कौन से कुल से वो आती है बेटा, कलेक्टर्स किसने उसको कलेक्ट किया, उसका नाम, उसमें सारी इंफॉर्मेशन उस शीट के ऊपर देखने को हमें मिलती है बेटा हमारा। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर। तो जो हर्बेरिया शीट होती है बेटा हमारा एक तुरंत एक प्रकार से एक किसी भी टैक्सोनॉमिक स्टडीज के बारे में, किसी प्लांट स्पीसीज के बारे में जानना, तो हमें तुरंत हमें एक इन्फॉर्मेशन देने में मदद करती है। जैसे आपके पास कोई प्लांट है, उसका पार्ट है, आपने देखा हर्बेरियम शीट को निकाला और उसमें से उसको मिलान किया, तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसने कलेक्ट किया, कहाँ किया, किस जगह मिलता है, सारी आप उसके आधार पर पहचान सकते हैं बेटा। तो इस प्रकार से हर्बेरियम ये हमारे कलेक्शन सेंटर्स क्या होते हैं और हर्बेरियम इस प्रकार से तैयार किया जाता है बेटा। तो फाइलें देख रहे हैं ना बेटा, फाइलों के रूप में इसको ये हर्बेरियम तैयार किया जाता है बेटा इस प्रकार से। ऐसा दूसरा बेटा बॉटनिकल गार्डन। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बेटा जो हर्बेरियम था बेटा वो क्या थे बेटा, डेड प्लांट थे बेटा हमारे, क्या थे बेटा हमारे, मृत प्राय थे बेटा हमारे। तो डेड स्पेसिमेन का कलेक्शन था, इंपॉर्टेंट बात याद रखना। दूसरा बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करते हैं बेटा। तो बॉटनिकल गार्डन बेटा प्लांट्स के बारे में जहाँ पे लिविंग प्लांट्स को सिस्टमेटिक वे में बेटा किया जाता है बेटा, कलेक्शन किया जाता है बेटा। दे वे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द सिस्टमेटिक रेफरेंसेस के लिए देता है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन अगर हम बात करें तो वो क्यू इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है बेटा हमारा। इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है बेटा। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेटा हमारा वो लखनऊ में प्रेजेंट है बेटा हमारा। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं बेटा डायग्राम, ये कौन सा है, फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर, इतना बड़ा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है बेटा बॉटनिकल गार्डन, और सिस्टमेटिक वे से सारे प्लांट्स को बेटा क्या क्या है अरेंज किया हुआ है। और जो कई सारी स्पीसीज जो खत्म होने के नजदीक हैं बेटा उन सबको बेटा यहाँ पे संभाल कर रखा गया है बेटा हमारा फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट है बेटा म्यूजियम। तो हमने भी देखा हर्बेरियम के अंदर डेड को शामिल किया था, डेड प्लांट को क्या था, बॉटनिकल गार्डन में लिविंग को क्या था। नेक्स्ट है बेटा म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर क्या होता है, डेड, इसमें भी डेड स्पेसिमेंट्स को ही रखते हैं बेटा हमारा। सो म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस के अंदर। तो म्यूजियम में क्या रखते हैं, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को बेटा फॉर स्टडी रेफरेंसेस के लिए, स्टडी और रेफरेंसेस के लिए प्रिजर्व करके वहाँ पे कलेक्शन करके रखा जाता है बेटा। स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जार इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो जो स्पेसिमेन्स होते हैं बेटा प्लांट या एनिमल्स के, उनको क्या करते हैं बेटा एक जार के अंदर, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जनरली फॉर्मेलिन का यूज करता है, फॉर्मेलिन के अंदर डुबा के उनको उसमें रख दिया जाता है बेटा हमारा। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आप जानते हैं जैसे जूलॉजिकल पार्क यानी हमारा एनिमल सेलेक्ट है। सो दीज आर द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच enable us to learn about their food हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो जूलॉजिकल पार्ट में हमने क्या किया बेटा, हमने ओनली केवल एनिमल्स को रखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, पर रखने का भी तरीका क्या है बेटा, उनको ह्यूमन के अंडर बेटा, ह्यूमन की केयर में, और उनके जहाँ तक हो सकता है उनका नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं बेटा हमारा, जहाँ पे जनरली हमारा उन वाइल्ड एनिमल का हम उसके फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये पॉइंट को आपको याद रखिएगा बेटा, फूड हैबिट्स और बिहेवियर का हम जनरली इसमें क्या करते हैं बेटा अध्ययन करते हैं बेटा हमारा। और यहाँ पे क्या होंगे, लिविंग वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बेटा उनको। ऑल एनिमल्स इन ए जू आर प्रोवाइडेड। तो सारे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं जू। तो जू में देखने जाते हैं ना, चिड़ियाघर जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो वहां पे उनको प्रोवाइड है एज फॉर एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट की तरह ही कंडीशन बनाने की कोशिश की जाती है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीज के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिक एड है बेटा हमारा वो है की के बारे में। तो की भी एक टूल है डेट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ये कुछ
लक्षणों के आधार पर बेटा उसको एक टूल है जो किसी को आइडेंटिफिकेशन, लक्षणों को आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है। अब ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं बेटा, ये कैरेक्टर होते हैं सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे बेटा। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा हमारे, ये क्या होते हैं, उनके सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर होंगे, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग, विपर्यासी यानी विपरीत कैरेक्टर वाले गुण होंगे, है ना। जैसे हमने किसी प्लांट के बारे में देख रहे हैं कि वो क्या हो सकते हैं बेटा कि या तो उसमें फ्लावर मौजूद है या फ्लावर नहीं है। तो दो कैरेक्टर्स को हमने लिया बेटा, हमारा क्या है, या तो उसके अंदर सीड है या सीड नहीं बनता है, तो दो कैरेक्टर लिए। तो दोनों कैरेक्टर कैसे होंगे बेटा हमारे, विपरीत कैरेक्टर वाले, विपरीत लक्षणों वाले हमें चीज देखने को मिलती है बेटा हमारा। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए की इज कॉल्ड द कपलेट। तो हमने जो विपरीत कैरेक्टर्स के हमने जो बेटा जो समुच्चय लिया बेटा, जो गुच्छा लिया बेटा हमने, उसको हमने क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। विच वन स्टेटमेंट इज सिलेक्टेड एंड अदर स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड। तो जब इसका यूज करते हैं बेटा टैक्सोनॉमिक एड के अंदर, तो इस ग्रुप में से जो दो कैरेक्टर उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमने प्लांट के बारे में बात किया कि प्लांट में फ्लावर है या नहीं है, तो हमने देखा फ्लावर है तो हमने फ्लावर वाले को ले लिया। हमने देखा कि सीड होता है कि नहीं होता, कि सीड होता है तो सीड वाले पॉइंट को लिया, है ना। इस प्रकार से उनमें से किसी उस तो जो ग्रुप है बेटा हमारा, जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए बेटा, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है बेटा हमारा। अभी किस प्रकार से हल करते हैं, तो ईच स्टेटमेंट, जो दो हमारे कपलेट थे बेटा, जो स्टेटमेंट थे विपरीत, उनमें से किसी एक को लेना, वो क्या कहलाता है बेटा, उससे हमें क्या मिलती है, लीड मिलती है। क्या मिलती है, हमारा लीड मिलती है। जैसे किसी हमने प्लांट का हमने बात किया, हमने देखा उसमें फ्लावर है या नहीं है, हमने कहा फ्लावर होता है तो हमने एक कैरेक्टर को ले लिया। इससे में हम आगे की तरफ चले गए। तो ये कीज क्या कहते हैं, किसी जैसे हमारी डिक्शनरीज होती है ना बेटा, डिक्शनरी में किसी वर्ड को हम पहचान करने में मदद करते हैं, किसी वर्ड को देखने में, ढूंढने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से ये भी हमारा किसी प्लांट को बेटा उनकी बुक्स के अंदर देखने में मदद करती है बेटा। तो हमें क्या मिला बेटा, एक लीड मिली कि फ्लावर प्रेजेंट है। तो हम कहां चले जाएंगे, उस वाले पेज पे चले जाएंगे जहां पे फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा हमारा। अब उस फ्लावरिंग प्लांट्स के में हमने बेटा एक समुच्चय को लिया बेटा कि उस प्लांट के अंदर हमें सीड मौजूद है या नहीं है, सीड इज प्रेजेंट और सीड और एब्सेंट। तो हमने देखा सीड प्रेजेंट है, तो हमें फिर उसमें से हमने एक को सिलेक्ट कर लिया, तो हमें क्या मिला, एक लीड मिली। तो फिर हम उसमें से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, कहां पे, जहां पे सीडेड फ्लावरिंग प्लांट है बेटा। इस प्रकार से हमें किसी भी प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने में क्या मिलता है बेटा, मदद मिलती है हमारा। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो प्राकृतिक रूप से की क्या होती है बेटा, एनालिटिकल होती है बेटा। ये हमें क्या एनालिसिस करती है बेटा हमारा। हमने देखा किसी एक को लेते हैं और वो हमें एनालिसिस के आधार पर उसका पहचान करते हैं हमारा। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए हम एक सेपरेट टैक्सोनॉमिक की का यूज करते हैं हमारा। नेक्स्ट है बेटा फ्लोरा के बारे में। नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल एड जो आता है वो हमारा फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया। तो फ्लोरा हमें किसको बताती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बेटे हमारा जो प्लांट है उसका किस प्रकार का हैबिटेट है ना, कहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी और कहाँ का उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें किसमें देखने को मिलती है, फ्लोरा के अंदर हमें देखने को मिलेगी बेटा हमारा। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी बेटा प्लांट स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। तो वो किसमें देखने को मिलेगा, हमारा फ्लोरा। एक बुक के फॉर्म में होता है, तो उसमें हमें इंडेक्स में हमें वो चीज़ हमें देखने को मिलता है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मैनुअल्स के बारे में, कि मैनुअल्स हमें किस प्रकार से मदद करते हैं बेटा। सो मैनुअल्स क्या होते हैं, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन ए एरिया। तो मैनुअल क्या होता है बेटा हमारा, किसी भी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस है ना, पहचानने के जो लक्षण होते हैं बेटा, ये सारी चीजें हमें किसमें देखने को मिलेंगे, मैनुअल्स में हमें देखने को मिलते हैं बेटा हमारा। अगला है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ किस प्रकार से हेल्प करते हैं बेटा, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सा। तो किसी एक टेक्सा के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें किसमें देखने को मिलेगी, मोनोग्राफ में हमें देखने को मिलती है बेटा हमारा। यहाँ पे बेटा हम एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। तो लगभग हमारा चैप्टर खत्म हो गया। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे एक टेबल हमारी एनसीईआरटी ने दी गई है। तो यहाँ पे डिफरेंट है ना
हमारी जो स्पीसीज है बेटा उनका एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमें दिखाए गए, तो इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। और इन पे से हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेन के बारे में बात करें, हमारे ह्यूमन के बारे में बात करें, तो हमें किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया बेटा, तो हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस। क्या नाम है हमारा, होमो सैपियंस। तो हम जानते हैं बेटा सैपियंस हमारी क्या होगी बेटा, स्पीसीज होगी बेटा। तो ये बायोनॉमिकल नेम के हिसाब से ना द्विनाम प्रतिनाम, तो होमो सैपियंस हमने देखा था, कैरोलस लिनस ने हमें यही नाम दिया था। तो होमो किसको करेगा, जेनेरा को शो करेगा, सैपियंस को ना स्पीसीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है। तो मिला के बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। तो यहाँ पे जीनस क्या है बेटा हमारा, होमो। फैमिली हमारी कौन सी है, होमिनोइडी। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा। क्लास कौन सा है, मैमेलिया। और डिवीजन या डिवीजन की बात, फाइलम में डिवीजन की बात करते हैं बेटा, तो कोडेटा हमारा वर्ड आएगा। तो एनिमल के नाम पे बात है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फाइलम कौन सा बेटा हमारा, कोडेटा लेंगे। ऐसे हाउस फ्लाई ये भी एनिमल है, तो मस्का डोमेस्टिकस का नाम है बेटा हमारा नेम, बायोलॉजिकल नेम है ना। जीनस मस्का होता है, फैमिली मोसिडीज होता है ना। ऑर्डर डिप्टेरा होता है, क्लास इंसेक्टा के अंदर आते हैं बेटा हमारा, और फाइलम कौन सा हमारा, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। मैंगो के बारे में बात करते हैं, तो मैंजीफोरा इंडिका है ना, जीनस मैंजीफोरा है, फैमिली एनाकार्डियेसी होती है, ऑर्डर सेपेंडिल्स होते हैं बेटा, क्लास डाइकोटिलिडनी है, और एंजियोस्पर्मी के अंदर आते हैं ये, और प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं बेटा हमारा। इसमें देख सकते हैं बेटा हमारा, तो डिवीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, डिवीजन एंजियोस्पर्मी यूज करेंगे। ऐसे ही वीट गेहूं के बारे में बात करते हैं, तो ट्राइटिकम एस्टिवियम इसको बोलते हैं, जीनस ट्राइटिकम होता है, फैमिली पोइसी आएगी बेटा हमारा, ऑर्डर पोरेल्स आते हैं बेटा, क्लासेस कौन सी बेटा हमारी, मोनोकोटिलिडनी होती है, और फाइलम हमारा एंजियोस्पर्मी हमें देखने को मिलता है बेटा। तो यहाँ पे लगभग हमारा एनसीईआरटी का हमने एक शॉर्ट रिवीजन हमने कर लिया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने बेटा यहाँ पे देखने की कोशिश की है, ताकि आप नीट के लिए तुरंत बेटा आप इसको एक प्रिपेयर अपना आपको देख सकते हैं बेटा। तो आप बताइएगा बेटा आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, है ना। आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बेटे हमारा, ठीक है। और इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ अभ्यास करेंगे बेटा हमारा। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा बेटा, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी से रिलेटेड जो हमारा है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे नीट में पूछे जा सकते हैं बेटा हमारा। तो हम इसके जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर बेटा आप देख सकेंगे किस प्रकार से आप उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और अभ्यास के बारे में देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और नए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, वो सारा हम इसमें वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। इस प्रकार से वो सिस्टम वहां पे हमारा काम करता है। देखा लिविंग वर्ड के बारे में, तो आगे हम देख सकते हैं डायवर्स